आज शहर की सड़कों पर बेहिसाब बारिश पड़ रही थी। हर तरफ जल तरंग मचा हुआ था। किसी के लिए ये बारिश का मौसम रोमांटिक था तो किसी के लिए मुसीबत। कोई इसे एंजॉय कर रहा था तो कोई अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए सड़कों पर तेजी से भाग रहा था। और वो कोई और नहीं, 20 साल की बेहद मासूम दुबली पतली सी रजनी माथुर थी। रात के 11 बजे का समय था। ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बरसती बारिश माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन उस मासूम लड़की को अंधेरे या बारिश से डर नहीं लग रहा था। उसे डर था उन लोगों का। अगर वो उनके हत्थे चढ़ गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे किसी भी तरह इस मुसीबत से निकलना था और वह सरपट भागे जा रही थी। मुसीबत ये भी थी कि उसने शादी का भारी लहंगा पहन रखा था जो पानी में भीगकर और भी भारी हो चुका था और अब उसे संभाले नहीं संभल रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लहंगे को किसी तरह संभालते हुए आगे की ओर भागती रही। दुल्हन के रूप में वह बेहद हसीन लग रही थी। आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में घुलते जा रहे थे और कांपते लबों पर बस एक ही फरियाद थी, हे भगवान जी, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मुझे उन दरिंदों से बचा लो। कांच जैसी चमकती सुनहरी आंखों वाली वो नाजुक सी रजनी लगातार भागते हुए बुरी तरह रो रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जिनमें से एक था विक्रांत मेहरा, वही इंसान जिससे बचकर रजनी भाग रही थी, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। 28 साल का जवान हट्टा कट्टा विक्रांत दूल्हा बना उसके पीछे भागता, उसे धमकियां दे रहा था। रुक जाओ रजनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। आखिर कब तक भागोगी? आज तो मुझसे बच नहीं सकती, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। उसकी धमकियां सुनकर रजनी और डर गई और तेज भागने लगी। भागते भागते वह एक ब्रिज पर चढ़ गई जिसके नीचे से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी। उसकी सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। वह एक पल के लिए रुकी और पीछे देखने लगी। तभी ब्रिज की दूसरी तरफ से कुछ आदमी आते दिखे। वह उधर भागने को हुई, लेकिन उसी तरफ विक्रांत पहले से अपने आदमियों के साथ खड़ा शैतानी मुस्कान से उसे देख रहा था। अब वह बुरी तरह फंस चुकी थी। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ा और बोला, रुक जाओ, तुम आखिर कब तक भाग सकती हो? आ गई ना मेरी पकड़ में। आखिर एक कमजोर अकेली लड़की कब तक लड़ सकती है? देखो, जिद छोड़ दो और अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ चलो। जल्दी से शादी की रस्में पूरी करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। और तुम जानती हो पापा का गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? विक्रांत उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। रजनी कांपती और रोती हुई आवाज में बोली, आज कुछ भी हो जाए विक्रांत, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की जैसे कोई बड़ा फैसला कर रही हो, और अगले ही पल उसने ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। उसे छलांग लगाते देख विक्रांत जोर से चिल्लाया, रजनी। फिर गुस्से से अपने आदमियों को घूरते हुए बोला, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर देखो जिंदा भी है या मर गई। उसके आदमी तुरंत पुल के नीचे भागे और इधर उधर बिरक कर उसे ढूंढने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रजनी उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर मिलती भी कैसे? जब उसने छलांग लगाई थी उसी वक्त नीचे से सामान से भरा एक ट्रक गुजर रहा था जिसमें कपड़ों के गट्टर भरे थे और रजनी सीधा उसी ट्रक पर जाकर गिरी थी। रजनी के हाथ से निकल जाने पर विक्रांत गुस्से से दहाड़ उठा, रजनी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे बच नहीं सकती। एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, फिर तुम्हारा जो हाल करूंगा तुम्हारी 7 नस्लें भी कांप जाएंगी। आखिर कब तक भागोगी मुझसे? दूसरी तरफ डरी सहमी रजनी खुद को संभालती हुई ट्रक में बैठी रही। अब उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मुझे उस शैतान से बचा लिया। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वह एक मुसीबत से तो निकल गई थी, लेकिन अब उसके सामने दूसरी मुसीबत खड़ी थी। उसका कोई सहारा नहीं था। तभी ट्रक लगभग 3 घंटे के लंबे सफर के बाद आखिरकार गुलाबी नगरी पहुंचकर एक होटल पर रुका जहां लोग चाय पीने के लिए आते थे। मौका अच्छा था। उसने जल्दी से इधर उधर नजर घुमाई। ट्रक के आसपास कोई नहीं था। वह सबकी नजर बचाकर चुपके से ट्रक से उतर गई। उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे।
वह खुद को छुपाने का ठिकाना ढूंढने लगी। किसी तरह ये रात आराम से गुजर जाए, तब तक मुझे कहीं छुपकर बैठना पड़ेगा, सोचते हुए वह लोगों की नज़रों से बचती बचाती होटल के पीछे चली आई, जहां काफी सन्नाटा था। वह एक तरफ कोने में जगह देखकर सिमट कर बैठ गई, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि उसे होटल के पीछे जाते हुए एक लड़के ने देख लिया था। वह लड़का अपनी कार में अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। उसने रजनी को ट्रक से उतरकर होटल के पीछे जाते हुए देख लिया था, और जिस तरह वह छुप छुप कर चल रही थी, वह सब कुछ समझ चुका था। परेशान और बिखरी हालत में रजनी जैसे ही थककर अपना सर दीवार से लगाकर बैठी, उसकी आंखें बंद हो गई। 2 घंटे पहले के सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो चीटिंग है। आपने मुझे धोखा दिया। मुझे इस अकेली जालिम दुनिया में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? उसके पापा को अचानक हार्ट अटैक आया था, और उनकी मौत ने जैसे रजनी के शरीर से भी जान निकाल ली थी। माँ तो उसके बचपन में ही चली गई थी, सिर्फ पापा थे, और अब वो भी उसे इस जालिम दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए थे। उसकी दिल दहला देने वाली चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। राजेंद्र मेहरा, जो रजनी के पापा के मुंह बोले भाई बने हुए थे, उसे दिलासा देते हुए बोले, संभालो खुद को बेटा, भगवान जो करता है उसमें भी कुछ भलाई होती है, और शायद तुम्हारे पापा की इतनी ही सांसें थी। उन्होंने अपनी सांसें पूरी कर ली और भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वो फूलों से भी ज़्यादा नाजुक, बहुत ही प्यारी सुनहरी आंखों वाली लड़की इस वक्त टूटकर बिखर रही थी। उसके बाप का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, उसे कुछ भी होश नहीं था। वो तो अपने होश खो चुकी थी और बेहोश हो गई थी। होश आया तब भी वह चीखें मार मार कर रो रही थी। उसे अपना सब कुछ लुटता हुआ महसूस हो रहा था। भूख प्यास सब भुलाकर वह बस अपने पापा को याद करती रहती और रोती रहती। राजेंद्र मेहरा अपनी फैमिली के साथ अब परमानेंट उसके आलिशान बंगले में रहने के लिए चले आए थे। दुनिया को दिखाने के लिए और खुद रजनी को दिखाने के लिए वे उसके बहुत बड़े हमदर्द बने हुए थे। रजनी को तो जैसे होश ही नहीं था, वह बस एक तरफ पड़ी रहती। धीरे धीरे उन लोगों ने बिजनेस और घर दोनों पर कब्जा जमा लिया था। एक दिन रजनी अपने पापा के कमरे में आई तो वहां किसी और का सामान देखकर हैरान रह गई। उसने चीखते हुए अपने नौकर को बुलाकर पूछा, मेरे बाप को मरे महीना भी नहीं गुजरा, उनकी चीजें यहाँ से किसने हटाई? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इस कमरे पर अपना हक जता सके? नौकरानी मोना ने सिर झुकाकर कहा, छोटी मैडम साहिबा, साहब के मरते ही राजेंद्र साहब की पूरी फैमिली इस घर में आ गई थी और हर चीज उन्होंने अपने काबू में कर ली है। आप तो गम में चूर थी, आपको तो कोई होश ही नहीं था, और इसी का फायदा उन लोगों ने उठाया। और तो और उनके बेटे विक्रांत ने पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है, और उसकी माँ ने पूरे घर पर। ये सुनते ही रजनी के होश उड़ गए। मोना आगे बोली, हम आपको बताते भी तो कैसे बताते मैडम, आप कहाँ सुनती थी? जब भी हम आपके कमरे में आने की कोशिश करते, आप चीख चीख कर पूरा कमरा सर पर उठा लेती और चीजें फेंकने लगती। हम डर कर वापस लौट जाते। सारा सच सुनते ही रजनी गुस्से से खोल उठी और पापा के कमरे में रखा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगी। ये क्या हो रहा है? तभी राजेंद्र मेहरा अपनी पत्नी के साथ घर में दाखिल हुआ और देखा कि उसका सामान बाहर जमीन पर पड़ा है। ये देखते ही उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। वह दहाड़ उठा। उधर रजनी भी चीखती हुई उसके सामने आ गई, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पर, मेरे पापा के बिजनेस पर और उनके कमरे पर कब्जा करने की? मैं अपने पापा के गम में क्या बैठी, आप लोगों को लगा सब आपका हो गया। मैं अभी जिंदा हूँ। विक्रम माथुर की बेटी रजनी माथुर जिंदा है। उनकी सारी जायदाद पर मेरा हक है। सुना आपने? वो गला फाड़कर चिल्लाई थी। तभी राजेंद्र मेहरा आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही बेदर्दी से उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो नाजुक सी फूलों जैसी लड़की, जिससे उसके बाप ने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उस थप्पड़ को सह ना सकी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका होठ फट गया, मलाई जैसा नाजुक गाल नीला पड़ गया। उसने हैरत से राजेंद्र की ओर देखा। वही राजेंद्र जो रजनी के बाप के जिंदे जी रजनी से ऐसी बात करता था जैसे वह कोई फूल हो, जिसके अंदाज में मोहब्बत टूटकर बरसती थी।
लेकिन आज जब उसका बाप उसके साथ नहीं था, तो उस शैतान का असली रूप खुलकर सामने आ गया था। वारिस, अब इस वारिस को ही काट कर फेंक दूंगा, तो फिर कौन पूछेगा मुझे? हाँ, इस वक्त तू सिर्फ मेरे रहम कर्मों पर है, समझी? तू मुझे अभी जानती नहीं कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। चुपचाप मुंह बंद रख, वरना याद रखना, अनाथ और लावारिस लाशों को कोई नहीं पूछता। बहुत जल्दी तेरी शादी विक्रांत से हो जाएगी, फिर जायदाद तो क्या, तू भी उसके नाम होगी। राजेंद्र खूंखार जानवर की तरह उसके करीब आता हुआ गुर्राया। रजनी की सांसें जैसे थम सी गई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वह हिम्मत जुटाकर निडर अंदाज में बोली। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तेरा वो मरा हुआ बाप। तू शादी भी करेगी और उसके बच्चे भी पैदा करेगी, समझी? लावारिस है तू। अब इस दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब जो हम कहेंगे तुझे वही करना होगा। राजेंद्र के कड़वे शब्दों से रजनी फूट फूट कर रो पड़ी। वह सच ही तो कह रहा था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था जो इन दरिंदों से लड़कर उसे इंसाफ दिला सके। उठाओ इस लड़की को और कमरे में बंद कर दो, और खबरदार जो किसी ने ये बात घर से बाहर निकाली, जुबान खींच लूंगा। राजेंद्र मेहरा गुस्से से दहाड़ा। उसके शब्द सुनकर तमाम नौकर कांप उठे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पली उस शहजादी को कमरे में बंद कर दिया। आज एक बार फिर रजनी अपने पापा को याद कर फूट फूट कर रोई। उसे कमरे में बंद किए कई दिन बीत गए। नौकर खिड़की से उसके कमरे में खाने की प्लेट रख जाते और बाहर से फिर खिड़की लॉक कर देते। दरवाजा कभी नहीं खोला गया। कमरे में कहीं भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बावजूद रजनी ने कई बार भागने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। थक हार कर उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन ये जान इतनी आसानी से कहाँ निकलती है। वह इसमें भी असफल रही और फिर वह मनहूस दिन आ गया जब घर मेहमानों से भरा हुआ था। ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी शादी विक्रांत से होने वाली थी और आज उसे बंद कमरे से बाहर निकाला गया था। खुले माहौल में उसने गहरी सांस ली, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह मर जाना स्वीकार कर लेती, लेकिन उस दरिंदे से शादी नहीं। उसे ले जाकर विक्रांत के बराबर स्टेज पर बिठा दिया गया। थोड़ी ही देर में शादी होने वाली थी। वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, जिससे विक्रांत को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने सोचा शायद लड़की मजबूरी में मान गई है। वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। भागकर जाती भी तो कहाँ जाती? ऊपर से करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं था। यही सोचकर विक्रांत और राजेंद्र उससे निश्चिंत हो गए। स्टेज पर बैठे उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने विक्रांत से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। विक्रांत ने नौकरानी मोना को आवाज दी और उसे वॉशरूम भेज दिया। मोना उसकी वफादार नौकरानी थी। रजनी ने जल्दी से अपने गले में पहना हुआ डायमंड नेकलेस उतारकर मोना के हाथ में रख दिया। ये तुम रख लो मोना, और मुझे यहाँ से भगा दो। मोना घबरा गई। लेकिन छोटी मैडम, आपके जाने के बाद ये लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बुरे लोग हैं। रजनी की आंखें भर आई। मैं जानती हूँ मोना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इसीलिए मेरा यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है। तुम ये भी रख लो। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों से कंगन और अंगूठियाँ उतारकर मोना की हथेली पर रख दी। ये सब लेकर तुम भी अपने गांव चली जाना और फिर कभी वापस मत आना। मोना की आंखों से आंसू बह निकले और उसी रात दोनों बंगले के पिछले हिस्से से निकल गई। मोना अपने गांव जाने वाली ट्रेन पकड़कर चली गई, जबकि रजनी यूं ही सड़कों पर भागती रही। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब काफ़ी देर तक रजनी स्टेज पर नहीं पहुंची तो विक्रांत को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वह तुरंत बाहर भागा और सारे कमरे देख डाले, लेकिन रजनी कहीं नहीं मिली। गुस्से से चीखता हुआ वह अपने आदमियों को बुलाने लगा और उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसने रजनी के मोबाइल में ट्रैकर लगा रखा था, जिससे रजनी अनजान थी। उसी को ट्रैक करते करते वह उसके काफ़ी करीब पहुंच चुका था। इसका अंदाजा रजनी को बाद में हुआ और जैसे ही उसे समझ आया उसने अपना मोबाइल फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रांत उसके सर पर पहुंच चुका था। उससे बचकर भागते भागते किस्मत उसे यहाँ तक ले आई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे।
जिन्हें वह बार बार हथेली से पोंछती जा रही थी। पापा देखिए, आपकी प्यारी लाडली शहजादी बेटी का क्या हाल हो गया है। न सर पर छत है, न मेरी इज्जत की रखवाली करने वाला कोई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। पापा प्लीज मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। वह फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बाजू को छू रहा है। उसने झट से आंखें खोलकर देखा। एक लड़का नशे में चूर उसे घूर रहा था। उसे देखते ही रजनी के होठों से एक जोरदार चीख निकल गई। अरे अरे, चिल्ला क्यों रही हो मेरी जान? रिलैक्स हो जाओ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। वह लड़का नशे में धुत हंसता हुआ बोला। फिर पलटकर अपने दोस्तों से कहा, अरे देखो दोस्तों, आज रात की सेटिंग हो गई है। आज रात इस खूबसूरत लड़की के साथ सुहागरात मनाएंगे। उसकी बात सुनते ही रजनी ने न आगे देखा न पीछे, एक जोरदार लात उसकी टांगों के बीच मारकर भाग खड़ी हुई। वह लड़का लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा और दर्द से कराहते हुए जोर से चिल्लाया, अरे पकड़ो इसको, जाने मत देना। उसकी आवाज सुनते ही उसके दोस्त भी फौरन हरकत में आ गए और बिना एक पल गवाए रजनी के पीछे दौड़ पड़े। रजनी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उसने घबराहट में सड़क किनारे पड़ी मिट्टी दोनों हाथों से भरकर उनकी ओर उछाल दी और जान बचाने के लिए वहां से भागने लगी। मिट्टी आंखों में पड़ते ही वह लड़के कुछ पलों के लिए हड़बड़ा गए और अपनी आंखें मलने लगे, लेकिन नशे और हवस में डूबे होने के बावजूद उन्होंने खुद को जल्दी संभाल लिया और फिर से उसके पीछे दौड़ पड़े। रजनी एक बार फिर उसी हालत में आ चुकी थी जहां से वह 2 घंटे पहले जान बचाकर निकली थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी, जबकि पीछे वे लड़के भी उसी जुनून के साथ उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए रोते हुए वह बार बार भगवान को याद करने लगी, जैसे अब वह वही उसका आखिरी सहारा हो। भागते भागते वह सड़क के बीचों बीच आ गई और अंधेरे में किसी से जोर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उसने हड़बड़ाकर पीछे देखा, वे तीनों लड़के अब भी उसकी ओर ही भागते चले आ रहे थे। चारों तरफ घूप अंधेरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। डर और बेबसी में वह उसी साए के पैरों से लिपट गई जिससे वह टकराई थी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी इज्जत खतरे में है, मुझ पर दया कीजिए। वह बिनतिहा बेबसी के साथ उसके पैरों में पड़ी दया की भीख और इज्जत की हिफाजत की गुहार लगा रही थी। वह साया बिना कुछ बोले पहाड़ की तरह अपनी जगह अड़िग खड़ा रहा। तभी वे लड़के उसके करीब आ गए। शराब में धुत एक लड़का चिल्लाया, ये हमारा शिकार है, शराफत से इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम हमें जानते नहीं हो। रजनी झट से उठी और उस साए के पीछे छिप गई। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इनके हवाले मत कीजिए। वह रोते हुए उससे बार बार विनती करने लगी। तब वह साया बोला, उसकी आवाज में ऐसा भारी रोब था कि माहौल ही बदल गया। तुम लोग जो भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या दुनिया में लड़कियों की कमी पड़ गई है जो तुम सड़कों पर उनके पीछे भाग रहे हो? जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ लड़कियां अपनी मर्जी से तुम्हारे करीब आने के लिए तैयार हों। किसी के साथ जबरदस्ती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वह लड़का एक कदम आगे बढ़ा, बेशर्मी से हंसता हुआ बोला, एक नज़र तुम खुद इस लड़की पर डालो तो समझ आ जाएगा कितनी खूबसूरत है, एकदम मक्खन मलाई। हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। चलो ठीक है, पहली बारी तुम ले लेना। उस लड़के की बेशर्मी बात सुनते ही रजनी के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे किसी ने उसकी रूह तक को झंझोर दिया हो। उसी पल वह साया आगे बढ़ा और बिना एक पल गवाए एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर जड़ दिया। वार इतना जबरदस्त था कि वह लड़का उछलकर जमीन पर जा गिरा और दर्द से कराहता हुआ चीखने लगा। पीछे खड़े दूसरे लड़के ने गुस्से और हैरानी में उसका कॉलर पकड़ते हुए दहाड़ा, पागल हो गया है क्या? एक लड़की के लिए हम 3 लोगों से पंगा ले रहा है। जानता भी है हम कौन है? जिसे तूने अभी मुक्का मारा है ना, वह कमिश्नर का बेटा है। अब देख हम क्या करते हैं तेरे सामने ही इस लड़की के साथ। इतना कहते ही उसने पीछे खड़ी रजनी की ओर हाथ बढ़ा दिया। रजनी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी।
मगर इससे पहले कि वह हाथ उसे छू पाता, उस साय ने बीच में ही उसका हाथ थाम लिया और इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की साफ आवाज के साथ उस लड़के की दर्द भरी भारी चीख हवा में गूंज उठी। साय ने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। तभी तीसरा लड़का झपटा मारता हुआ आगे बढ़ा और साय को लात मारने की कोशिश की, लेकिन साय ने उसकी टांग पकड़कर उसे हवा में उछालते हुए जमीन पर इस तरह पटक दिया कि वह तड़पने लगा। अब तीनों लड़के सड़क पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। इतने में तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी की जलती हुई हेडलाइट उस साय पर पड़ने लगी और उसकी आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। लंबा कद, मजबूत और कसरती बदन, बिखरे बाल, गुस्सेल मगर आकर्षक आंखें, गेहुआ रंग और हल्की सी बियर्ड। वह कोई और नहीं बल्कि इस शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन राहुल सहगल था। उसके नाम से तो हर कोई वाकिफ था, मगर उसका चेहरा बहुत कम लोग पहचानते थे, क्योंकि वह ना मीडिया की सुर्खियों में रहना पसंद करता था और ना ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना। इतनी सख्त और अक्कड़ तबीयत के बावजूद ना जाने कितनी लड़कियां उसकी दीवानी थीं। रजनी ने उसे फटी आंखों से देखा। गाड़ी की रोशनी में वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तभी गाड़ी से अमित हांफता हुआ पेट्रोल का कैन लिए बाहर निकला और ड्राइवर से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आपने मुझे पेट्रोल पंप से यहाँ तक लिफ्ट दी। फिर वह पलटकर राहुल के पास आया और बोला, बॉस मैं पेट्रोल ले आया हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अभी वह राहुल से बोल ही रहा था कि उसकी नज़र पीछे दुल्हन बनी लड़की पर पड़ी। फिर उसने हैरानी से ज़मीन पर गिरे उन लड़कों को देखा जो अब उठने की कोशिश कर रहे थे। बॉस, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? ये लड़के कौन हैं? वह हालात को समझने की कोशिश करते हुए अपने गुस्से से भरे बॉस से बोला, जो उन लड़कों को ही खूंखार नज़रों से देख रहा था। अमित की हैरान और परेशान नज़रें कभी उस लड़की पर, कभी उन लड़कों पर और कभी अपने बॉस पर टिक जाती थी। वे दोनों रात गए एक मीटिंग अटेंड करके घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। अमित लिफ्ट लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और अपने बॉस को वहीं इंतजार करने को कहा था। लेकिन जब वह वापस लौटा तो यहाँ सब कुछ बदल चुका था। कमिश्नर का बेटा खड़ा होता हुआ चीखने चिल्लाने लगा, ये कमीना अकेले इस लड़की के साथ ऐश करना चाहता है, हमें डराकर मारकर यहाँ से भागना चाहता है ताकि खुद इस लड़की के साथ मजे कर सके। आखिर पूछो इससे, ये इस लड़की की तरफदारी क्यों कर रहा है? क्या रिश्ता है इसका इस लड़की से जो खून खराबे पर उतर आया है? उसी पल राहुल पूरी तरह रजनी को अपने पीछे छुपाता हुआ गरजती आवाज में बोला, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम लोगों को, इस लड़की को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर अमित भी सन्न रह गया। उसका खड़ूस बॉस, जो कभी लड़कियों की तरफ देखना तो दूर उन्हें अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिसके भीतर लड़कियों को देखकर कोई जज्बात, कोई एहसास नहीं जागता था, जो एक पल में उन्हें बेइज्जत करके पीछे छुड़ा लेता था, वही आज सड़क पर एक अनजान लड़की के लिए ढाल बनकर खड़ा था। ये बात अमित को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, जबकि सच तो ये था कि लड़कियां खुद मौका ढूंढती थी कि राहुल उनका फायदा उठा ले। फिर भी राहुल ने कभी उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। कमिश्नर का बेटा दहाड़ा, क्यों जाएं हम? ये लड़की हमारा शिकार है, इस पर हमारी नज़र पहले पड़ी थी। अगर इसे हमारे हवाले नहीं किया तो तेरा चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा। सबको बताऊंगा कि तू राहुल सहगल लड़कियों की इज्जत से खेलता है, रात में शिकार ढूंढता है और दिन के उजाले में शरीफ बनकर घूमता है। मैं तुझे पहचान गया हूँ राहुल सहगल। वह किसी भी हाल में रजनी को छोड़ने को तैयार नहीं था। राहुल के दिमाग की नसें फड़कने लगी, उसकी आंखों में आग सुलग उठी। बेगैरत इंसानों, किसी भी बेसहारा लड़की की इज्जत को अपने बाप की जागीर समझ रखा है तुमने। मुझे अपनी तरह समझने की गलती कैसे कर बैठे? मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत अकड़ है ना अपनी मर्दानगी पर। तेरी मर्दानगी का तमाशा मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। और रही बात इस लड़की की, किसी की हिम्मत है जो राहुल की बीवी को हाथ लगाने की कोशिश करे? अगर है तो आओ दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाते हो। ये शब्द सुनते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया।
रजनी सदमे से जड़ हो चुकी थी, उसका दिमाग जैसे सुन पड़ गया हो। तभी राहुल ने दहाड़ते हुए अमित को पेन और डायरी लाने का हुक्म दिया। अमित बोतल से निकले जिन की तरह भागा और झट से पेन डायरी ले आया। राहुल ने उसके हाथ से सामान झपट लिया। लड़की, अपना और अपने बाप का नाम बताओ, वह सख्त आवाज में बोला और डर सहमी रजनी के सामने आ खड़ा हुआ। रजनी पत्थर बनी उसे देखती रही, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। बहरी हो क्या? जल्दी अपना और अपने बाप का नाम बताओ। उसके तीखे स्वर से रजनी चौंक पड़ी। जी रजनी माथुर, वह कांपती आवाज में बोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाप का नाम? राहुल ने फिर कहा। जी, मेरे पापा का नाम विक्रम माथुर, उसने डरी डरी सी आवाज में जवाब दिया। राहुल ने डायरी पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा, फिर उसमें कुछ और भी नोट किया और अमित से बोला, अमित, गाड़ी में जो चाकू रखा है वो निकाल कर ले आओ। ये सुनते ही अमित भी घबरा गया। बॉस, चाकू? चाकू का क्या करना है? मैंने कहा लेकर आओ। राहुल की आवाज में ऐसा आदेश था कि अमित बिना कुछ बोले फिर से गायब हो गया और गाड़ी से चाकू निकाल लाया। ये लीजिए बॉस। वह अभी कुछ और कहना ही चाहता था कि राहुल ने चाकू लेकर अपने अंगूठे पर एक कट लगा लिया और खून की एक तेज धार उसके अंगूठे से बहने लगी और अगले ही पल आगे बढ़कर उसने रजनी की मांग भर दी। हो गई अब मेरी बीवी। विक्रम माथुर की बेटी रजनी माथुर आज से राहुल सहगल की पत्नी है। अब तुम बताओ, तुम्हें इस रिश्ते के बारे में कुछ कहना है? वह रजनी के सिर पर खड़ा, आंखों में अजीब से पागलपन भरी चमक लिए उससे पूछ रहा था। एक पल के लिए रजनी सोचने समझने की हालत में नहीं रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, दिमाग सुन पड़ा था। फिर भी उसने अपने नन्हे से साहस को समेटते हुए धीरे से सिर ना में हिला दिया। मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, वह कांपती आवाज में बोली। और मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से तुम मेरी पत्नी हो, राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा। फिर वह पलटकर उन लड़कों की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। इसके बाद उसने फिर से पेन और डायरी उठाई और जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगा। फिर वह कागज रजनी की ओर बढ़ा दिया। लो, इस पर साइन करो। रजनी ने कागज पर लिखी पंक्तियां पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसमें लिखा था कि वह अपने पूरे होशो हवास में इस लड़की से शादी कर रहा है। उस पर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और लड़की यानी रजनी माथुर भी पूरे होशो हवास से इस शादी के लिए राजी है। रजनी ने कांपते हाथों से उस कागज पर साइन कर दिया। लो, हो गई यहाँ से मेरी पत्नी। अब मेरी इज्जत है ये, और इसे छूने की हिम्मत तुम लोगों में से कोई नहीं कर सकता। वह कागज रजनी के हाथ से लेकर अमित को पकड़ा देता हुआ धमकी भरी नजरों से उन लड़कों की तरफ देखकर बोला। वे तीनों धुआं धुआं होते चेहरों के साथ उस आदमी को घूर रहे थे। अमित भी पत्थर की तरह अपनी जगह जड़ होकर खड़ा था। चलो भागो यहाँ से, ये आदमी तो पागल है, इसमें से एक ने घबराकर कहा और तीनों डर के मारे वहां से भाग निकले। अमित, ये लड़के मुझे कल के कल चाहिए। राहुल ने आंखों में वहशत लिए भागते हुए लड़कों को देखते हुए कहा। जी बॉस, मिल जाएंगे। अमित बस इतना ही कह सका। अब राहुल गहरी गहरी सांसें लेता हुआ पलटा और उस डरी सहमी नन्ही सी लड़की को देखने लगा जो उससे शायद 9-10 साल छोटी थी और अपनी शादी से भागकर इस मुसीबत में आ फंसी थी। देखो, अभी जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ उन लड़कों को डराने के लिए किया गया एक ड्रामा था, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी मांग से लगे खून को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर धो लूंगी। रजनी ने अनचाहे ही थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। देखो लड़की, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस तरह घर से भागने से माँ बाप और खानदान की दुनिया के सामने कितनी रुसवाई होती है। जरूर कोई वजह रही होगी जो तुम घर से भागी, लेकिन ये तरीका गलत है। इसलिए आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से भी बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने कुछ शांत होते हुए कहा। रजनी की पत्थर सी आंखों में देखने लगा, वही आंखें जो कुछ देर पहले उसके जनूनी पागल से रूप को देख चुकी थी। मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
रजनी की ठंडी और टूटी हुई आवाज सुनते ही राहुल, जो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, एकदम ठहर गया। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और कुछ अनकहा दर्द फैल चुका था। तभी रजनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे आप अपने साथ ले चलिए प्लीज। उसके शब्दों में डर भी था और एक आखिरी उम्मीद भी। कुछ पल तक राहुल गहरी सोच में डूबा रहा, जैसे अपने ही फैसले से जूझ रहा हो। फिर अचानक उसने एक बड़ा और जिंदगी बदल देने वाला फैसला कर लिया। अगले ही पल रजनी उसकी गाड़ी में उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। सड़क से लेकर सहगल विला तक के पूरे सफर में उसने अपनी जिंदगी की एक एक परत उसके सामने खोल दी। अपना अकेलापन, संघर्ष और टूटे हुए सपने। उसके पिता का नाम सुनते ही राहुल पहले ही चौंक चुका था। विक्रम माथुर को वह अच्छे से जानता था। बिजनेस की वजह से एक बार उनसे मुलाकात भी हो चुकी थी और उसे ये भी मालूम था कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय राहुल देश से बाहर था। अब रजनी उसके लिए अजनबी नहीं रही थी। वह उसे हालात के रहमो करम पर यूं ही छोड़ भी नहीं सकता था, खासकर ये जानने के बाद कि सच में इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। जब गाड़ी एक चमचमाते आलिशान महल के सामने आकर रुकी तो रजनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर हैरानी से उस महल को देखने लगी जो अपनी शानो शौकत से जगमगाता खड़ा था। आओ, इतना कहकर राहुल गाड़ी से उतर गया और वह भी उसके पीछे धीरे से उतरकर खड़ी हो गई। घर के अंदर जाने से पहले राहुल ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, मैं अपनी फैमिली के सामने सब संभाल लूंगा, तुम बस चुप रहना, ठीक है। रजनी मासूमियत से सिर हिलाते हुए उसे देखने लगी। उस वक्त राहुल उसे बेहद प्यारा लग रहा था। अपने पापा के बाद अगर किसी मर्द पर उसे अपनापन और भरोसा महसूस हुआ था तो वह राहुल ही था। राहुल आगे चल रहा था और वह उसके पीछे पीछे। तभी अमित की आवाज आई, सर, ये तो लेते जाइए। वह दांत निकालते हुए एक कागज उसकी ओर बढ़ाने लगा। राहुल अनमने ढंग से आगे बढ़ा और उसके हाथ से कागज ले लिया। देखा तो वह एक तरह का पूरा एग्रीमेंट था जिस पर उन दोनों के साइन मौजूद थे। ये देखते ही उसने गुस्से से अमित को घूरा और कुछ देर पहले का पूरा सीन उसकी आंखों के सामने घूम गया। अमित घबराकर तुरंत दांत अंदर कर वहां से खिसक गया। राहुल ने वह कागज जेब में ठूस लिया और रजनी की तरफ देखते हुए घर के अंदर बढ़ गया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह ठिठक गया। घर में हर तरफ गहरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, मीटिंग से इमरजेंसी कहकर घर ऐसे बुलाया जैसे कोई तूफान आ गया और अब यहाँ अंधेरा करके सब गायब। हद है यार। वही दूसरी तरफ अंधेरे से घबराई रजनी अनजाने ही राहुल के और करीब आकर उससे लगकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि राहुल खुद को उससे अलग करता, अचानक पूरा हॉल रोशनी से जगमगा उठा। तेज आवाज में सब एक साथ चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे टू यू। सालगिरह का गाना गूंजने लगा और सामने का मंजर देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। सुनीता जी के हाथ में बड़ा सा केक था, सतपाल जी के हाथ में बाजा, दादाजी सर पर बच्चों वाली बर्थडे टोपी पहने खड़े थे, जबकि राज और प्रीति तालियां पीट रहे थे। अपने भाई के साथ एक छोटी सी प्यारी सी दुल्हन बनी लड़की को इतने पास खड़ा देखकर सब ऐसे जम गए जैसे स्टैचू बन गए हों। दादाजी सदमे से उबरते हुए सबसे पहले बोले, हम तो इसे सरप्राइज देने बैठे थे, ये तो उल्टा ही हो गया। राहुल एकदम से रजनी से दूर हटा और 2 कदम आगे हो गया। सतपाल जी गुस्से और हैरानी से बोल पड़े, ये क्या कर दिया राहुल, शादी कर ली? अरे हम क्या तुम्हारे दुश्मन थे? हम तो कितने समय से तुम्हारी शादी के पीछे पड़े थे, शादी कर लो, शादी कर लो, और तुम तो शादी के नाम से ही बिदक जाते थे और अब रात के अंधेरे में किसी की दुल्हन को भगा ले आए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारी शादी को लेकर कितने अरमान थे। ये सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। वहीं सुनीता जी उदास आंखों में नमी लिए अपने लाडले घर के बड़े सपूत को देख रही थी। गुस्से और दुख में उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी लव स्टोरी में विलन बन जाती राहुल, जो तुमने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया? अरे मैं तो बड़ी शान से बारात लेकर जाती और बड़े धूमधाम से अपनी बहू को घर ले आती। सब अपने अपने अंदाज में बोल रहे थे। प्रीति ने हंसते हुए राज से कहा, वैसे भाभी बहुत छोटी और क्यूट सी है। कुछ भी कहो, मुझे तो एक भाभी के साथ साथ एक प्यारी सी दोस्त भी मिल गई।
अब इस जंगली से मेरी जान छूटेगी, ये मेरी दोस्त बनेगी और हम दोनों मिलकर राज की खूब टांग खींचेंगे। प्रीति खुशी से चहकती हुई बोली। उसकी बात सुनकर माहौल हल्का हो ही रहा था कि तभी राहुल अचानक फट पड़ा। बस, आप सब चुप हो जाइए, जिसका जो मन आ रहा है बोले जा रहा है, कोई मेरी भी सुन ले। उसकी कठोर आवाज सुनते ही सब एकदम शांत हो गए। रजनी भी घबराकर उसकी ओर देखने लगी। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ना तो ये मेरी बीवी है और ना ही मैं इसे शादी करके या भगाकर लाया हूँ। ये सुनते ही सब चौंक गए। फिर राहुल ने आगे कहा, ये विक्रम साहब की बेटी है, उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की, जिनकी 2 महीने पहले डेथ हो गई थी। इसके बाद उसने वो सारी बातें बता दी जो रजनी ने उसे रास्ते में बताई थी। एक एक शब्द सुनकर सबके दिल पर जैसे चोट सी लग गई। इतनी छोटी उम्र में उस बच्ची ने कितना कुछ सहा था और उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। दादाजी आगे बढ़े और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा परेशान मत हो, मैं विक्रम माथुर को जानता था, बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान थे। आज से तुम हमारी बेटी हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकती हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा। ये सुनते ही रजनी का दिल भर आया और वह दादाजी के सीने से लग गई। सतपाल जी और सुनीता जी भी आगे बढ़कर उसे प्यार करने लगे। सुनीता जी ने स्नेह से कहा, हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर उन्होंने प्रीति से कहा, प्रीति, रजनी को अपने कपड़े दे दो ताकि ये फ्रेश हो जाए, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ, पता नहीं बच्ची ने कुछ खाया भी है या नहीं। ये कहते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गई। प्रीति रजनी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। उसी वक्त राहुल की नज़र रजनी के पैरों पर पड़ी। वह बिना चप्पल के कब से भागती फिरती रही थी और उसके पैर पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। ये देखकर राहुल के दिल में कुछ चुभ सा गया। अगले दिन प्रीति अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी। उसने प्यार से कहा, देखो जानू, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मामा और दादू के साथ टाइम स्पेंड करना। उसके गाल पर प्यार से चुम्मा लेकर प्रीति चली गई। उसके जाने के बाद रजनी कमरे में अकेली तन्हा सी बैठी रह गई। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह धीरे से उठी और दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी नरम मुस्कान थी और ब्राउन 3 पीस सूट में वह बेहद ही हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही रजनी के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। कैसी हो? राहुल ने बेहद नरम आवाज में पूछा। मैं ठीक हूँ, वो बहुत धीमे से बोली और आगे बढ़ी ही थी कि पैरों के जख्मों के कारण लड़खड़ा गई। गिरते गिरते बची तो राहुल ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया। दर्द की एक हल्की सी परछाई उसके चेहरे पर उभरी, मगर राहुल की इतनी नज़दीकी ने उसका दर्द पल भर में भुला दिया। राहुल का दिल भी तेज तेज धड़क रहा था। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में खोए रहे और फिर राहुल ने खुद को संभाला और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, यहाँ बैठो। वह उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है और खुद उसके पैरों के पास बैठ जाता है। रात भर उसके जख्मी पैर उसे चैन से सोने नहीं दे पाए थे। सुबह होते ही वह उनकी हालत देखने चला आया था। ये आप क्या कर रहे हैं राहुल? प्लीज उठिए, ऊपर बैठिए, रजनी घबराकर बोली। मगर राहुल उसकी बातों की परवाह किए बिना उसके नाजुक जख्मी पैरों को ध्यान से देखने लगा। रजनी, ये तो बहुत जख्मी है, अगर इनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ, आप बस आराम करें जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। इतना कहकर वह फोन उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। पीछे से सुनीता जी नाश्ते की ट्रॉली लेकर कमरे में आई। अरे मेरी बेटी तो उठ गई। मैंने सोचा जब तक तुम घर में पूरी तरह घुल मिल नहीं जाती तब तक तुम्हारा खाना पीना यही कमरे में ही ले आया करूं। वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। रजनी नम आंखों से सुनीता जी को देख रही थी। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कहते हुए सुनीता जी आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। और तभी रजनी फूट फूट कर रो पड़ी। आप सब बहुत अच्छे हैं। मुझे आज से पहले ऐसे रिश्तों का, ऐसे मोहब्बत भरे स्पर्श का एहसास कभी नहीं मिला। सिर्फ पापा थे जिन्होंने मुझे पाला, उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। आज मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं हूँ। आप सब ने मुझे एक ही रात में इतना प्यार और अपनापन दिया
कि मेरे सारे जख्म जैसे भर गए। वह सुनीता जी के सीने से लगी रोती रही। सुनीता जी उसके माथे को चूमते हुए उसे दिलासा देती रही। तभी राहुल के साथ सतपाल जी और दादाजी भी कमरे में आ गए। उनके साथ डॉक्टर भी थे। सब खैरियत तो है ना? डॉक्टर साहब क्यों आए हैं? सुनीता जी ने हैरानी से पूछा। वहीं राहुल ने रजनी की आंखों में आंसू देखकर सवालिया नजरों से अपनी मां को देखा। अरे, बच्ची का दिल भर आया था। ये बताओ डॉक्टर क्यों आए हैं? सुनीता जी बोली। राहुल ने हल्के से सिर हिलाकर सब समझाया और इशारे से डॉक्टर को रजनी का चेकअप करने को कहा। रजनी के लिए उसकी फिक्र और चिंता देखकर सब हैरान भी थे और अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहे थे। मेरी नन्ही सी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर प्यार से बोले। बस पैरों में कुछ चोटें हैं जिनकी दवाइयां मैं लिख रहा हूँ। डॉक्टर के जाते ही राहुल ने कहा, मम्मा, जब तक इसके पैर ठीक नहीं हो जाते आपको ही रजनी का पूरा ख्याल रखना है। वह जैसे कोई जरूरी हुक्म दे रहा हो। सुनीता जी अपने बेटे का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गई। इसके बाद सबने मिलकर रजनी का बहुत ख्याल रखा। उधर राजेंद्र मेहरा गुस्से से तिलमिलाता हुआ चिल्ला रहा था, आखिर वो लड़की जमीन खा गई या आसमान निकल गया? आंखों के सामने से गायब कैसे हो गई? ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। मैं बता रहा हूँ विक्रांत, अगर वो नहीं मिली तो ये दौलत और जायदाद भी हाथ से जाती समझो। विक्रांत दांत पीसते हुए बोला, पापा मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। एक बार मिल जाए फिर उसे ऐसे पिंजरे में कैद करूंगा कि भागने का ख्याल ही नहीं आएगा। इधर राहुल अपने आलिशान ऑफिस में बैठा मोबाइल पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें दो लड़कों को पुलिस बेरहमी से पीट रही थी। वे दोनों गिड़गिड़ाते हुए चिल्ला रहे थे, हमें माफ कर दो, अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उन्हें उसी रात गिरफ्तार करवा दिया गया था सर। अमित हंसते हुए बोला। उनका बाप अपनी ताकत दिखा रहा था लेकिन आपके एक फोन से उसकी भी बोलती बंद हो गई। राहुल गंभीर आवाज में बोला, सजा जरूरी है अमित, ताकि आगे कोई किसी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। अमित बोला, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा किया। फिर अनजाने में कह गया, लेकिन अब उनका क्या होगा जो उस मासूम की जायदाद पर कब्जा किए बैठे हैं? जैसे ही राहुल की खतरनाक निगाहें उस पर पड़ी, अमित घबरा गया और तुरंत बोला, सॉरी सर। राहुल गुस्से से बोला, उनकी बारी भी जल्द आएगी, और उसे जाने का इशारा कर दिया। सबके इतने ख्याल और प्यार से रजनी के जख्म 2 दिन में ही ठीक होने लगे थे। अब वह धीरे धीरे चलने फिरने भी लगी थी। उस दौरान राहुल ने खुद आगे बढ़कर उसका ऐसा ख्याल रखा जैसे वह सच में उसकी पत्नी हो, उसकी जिम्मेदारी हो। अपने हाथों से उसके पैरों पर मरहम लगाने से लेकर उसकी हर जरूरत की चीज खुद लाकर देना, वह सब करता रहा। और ऐसा क्यों कर रहा था ये वो खुद भी नहीं जानता था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। गलियारे की लाइट हल्की सी पीली रोशनी बिखेर रही थी, जैसे नींद और जागने के बीच झूल रही हो। प्रीति भी उससे बातें करते करते कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। उसकी सांसों की लयबंद आवाज अब कमरे में सुकून घोल रही थी, लेकिन रजनी की आंखों में नींद नहीं थी। दिल में कुछ बेचैन सा चल रहा था। वह चुपचाप बिस्तर से उठी, पायल उतारकर हाथ में ली और बिना आवाज किए किचन की तरफ बढ़ गई। उसे बस इतना याद था कि राहुल अभी भी जाग रहा था। इतनी देर तक काम करना उसकी आदत बन चुकी थी और यही बात कहीं ना कहीं उसे परेशान भी करती थी। उधर राहुल लैपटॉप पर झुका हुआ लगातार काम कर रहा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसकी आंखों को थका रही थी। काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठे रहने के कारण उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और एक हल्की सी आह भरते हुए खुद को सीधा किया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इतनी रात को उसका माथा सुंगड़ा। वह कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रजनी की मासूम और प्यारी सी सूरत देखकर उसके चेहरे पर जैसे 440 वोल्ट का बल्ब जल उठा हो। पल भर में सारी थकान गायब हो गई। क्या हुआ? वो हैरानी और खुशी से बोला। रजनी, आप अभी तक सोई नहीं? उसकी आवाज में अनजानी सी नरमी थी। वो मैं आपके लिए कॉफी लाई थी। कहते हुए उसने कप आगे बढ़ाया। उसकी नजरें अनजाने में राहुल की आंखों से टकरा गई।
उस नज़र के स्पर्श में वह थोड़ा सा घबरा गई और जल्दी से नजरें झुका ली। राहुल उस एक पल में ही बहुत कुछ महसूस कर गया था। वह हल्का सा मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक कदम पीछे हटते हुए बोला, रात काफ़ी हो गई है, इसलिए मेरे कमरे में नहीं, हम बाहर लॉन में चलकर कॉफ़ी पीते हैं। उसके शब्दों में एक साफ सुथरी सोच थी। वह नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उसकी इज्जत पर आंच आए। रजनी के दिल में अचानक एक हलचल सी मच गई। उसे वो रात याद आ गई जब राहुल ने बिना कुछ कहे उसकी इज्जत की रक्षा की थी। उसी पल कहीं ना कहीं उसने अपना दिल हार दिया था। उसके बाद से उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी फिक्र, उसका ख्याल, सब कुछ धीरे धीरे उसके दिल में गहराई से उतरता जा रहा था। लॉन में ठंडी हवा बह रही थी। रजनी ने कॉफी बनाई थी और चलते हुए जैसे ही राहुल ने पहला घुट लिया, वह एकदम चौंक गया। आह, उसका मुंह जल गया। रजनी ने उसकी हालत देखकर हल्के से हंस पड़ी। उसकी खुली बेफिक्री हंसी सुनकर राहुल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। इतनी भी अच्छी नहीं बनाई कि आप मुंह जला बैठे, वह मुस्कुराते हुए बोली। चलते चलते जैसे ही रजनी का बाजू हल्के से राहुल के बाजू से छुआ, वह घबरा गई और थोड़ा दूर खिसक गई। उस एक पल में राहुल का दिल जैसे फिसल सा गया। उसने भीतर ही भीतर बहुत कुछ महसूस कर लिया। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है, वो धीरे से बोला। एक ही बार में पूरा कप गले से उतर गया। ये सुनकर रजनी हैरानी से उसे देखने लगी। इस मौसम में कॉफी इतनी ठंडी भी नहीं हो सकती थी, और ऊपर से राहुल का एक ही बार में कप खाली कर देना। वह बड़बड़ाई, आप इंसान हैं या वैम्पायर? कोई भी चीज एक ही घुट में खत्म कर देते हैं। राहुल मुस्कुराया और कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गया। उसका मन कर रहा था कि रजनी यूं ही बेफिक्र होकर उससे बातें करती रहे। इंसान ही हूं यार, वह हल्के मगर गहरे लहजे में बोला, और आपको भी एहसास होना चाहिए कि इंसान की कुछ ख्वाहिशें और ज़रूरतें भी होती हैं। रजनी उसकी बात सुनकर झिझक गई। जी, सबकी होती हैं, उसने नजरें चुराते हुए कहा। सच ये था कि वह उसके इतना करीब थी कि उसकी सांसों की आवाज़ तक महसूस कर पा रही थी। आगे क्या सोचा है रजनी? राहुल ने पूछा। कब तक अकेली जिंदगी गुजारोगी? किसी अपने का साथ होना जरूरी है ना? उसके सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। वह एकदम से चौंक पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को कसकर पकड़ लिया हो। पूरे शरीर में बेचैनी दौड़ गई। मुझे किसी का साथ क्यों चाहिए? वह खुद को संभालते हुए बोली। मेरे लिए सब हैं, दादू, माँ, पापा, प्रीति, राज, वही काफ़ी हैं। लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन साफ महसूस हो रहा था। नहीं रजनी, राहुल की आवाज़ शांत लेकिन ठोस थी। ये रिश्ते सिर्फ तसल्ली देने वाले रिश्ते हैं। हम सब तुम्हारे हैं, लेकिन इनका कोई कानूनी ठोस वजूद नहीं। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, मेरा मतलब कोई ऐसा रिश्ता जो पूरी तरह तुम्हारा हो, जिस पर तुम हक रखो, जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे। राहुल की हर बात रजनी के दिल में उतरती चली गई। वह जैसे भीतर से ठंडी पड़ गई। उसने चेहरा मोड़ लिया। मेरे लिए यही रिश्ते जरूरी हैं, उसने दृढ़ता से कहा। ये सब मेरा ख्याल रखते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। राहुल हल्के से मुस्कुराया। मेरा मतलब है स्पेशल वाला ख्याल, बिल्कुल अलग वाला, कोई ऐसा जो आपको स्पेशल फील करवाए, जो आपके दिल से भी ज़्यादा आपके करीब हो, जिसकी परछाई तक आपकी रूह तक पहुंच जाए, जिसकी खुशबू आपके वजूद में बस जाए। उसके शब्द रजनी की धड़कनों को रोक रहे थे। वह भीतर से कांप उठी, इतनी बेबस कि हिलने की ताकत भी नहीं बची। वह गहरी सांस लेकर जाने को मुड़ी ही थी कि इस बार उसकी कलाई पर राहुल की पकड़ थी। वो उसे पलटकर अपने सामने ले आया और उसका चेहरा एकदम करीब कर लिया। रजनी के शरीर से जैसे धीरे धीरे जान निकलती जा रही थी। सांसें उखड़ रही थी, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। बस इस हालत में रोना ही बाकी था। अचानक उसके इतने करीब आ जाने से उसके एहसास तेजी से जाग उठे थे। वो जो गहरी जमी हुई निगाहों से उसे देख रहा था, उसकी नजरें जैसे रजनी के वजूद को चीरती चली जा रही थी। उसकी आंखों की तपिश और बेइंतहा ध्यान रजनी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। और फिर उसकी वह अजीब सी खुशबू जो हवा में घुलकर उसके अंग अंग में उतर रही थी, जैसे उसे किसी जादू में जकड़ती जा रही हो। पल भर को सब कुछ धुंधला सा हो गया, मगर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये सब बिल्कुल ही सही नहीं है।
आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जब उसे लगा कि अब वह हार चुकी है तो उसकी आंखें भर आई और घुटी घुटी सी आवाज में वह रो पड़ी। उसकी इस हालत और आंखों में उतरती नमी को देखकर वह भी एक पल को उदास हो गया। आई एम सॉरी, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। दिल में उठते बेकाबू जज्बातों को सीने में दबाए वो पूरी संजीदगी से बोला। तभी रजनी झटके से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से अंदर की ओर चली गई। आखिर वह उससे ये सब उसके मुंह से क्यों सुनना चाहता था? मोहब्बत का इजहार, उसका दिल, उसके एहसास, उसके जज्बात, इन सब से वह अब तक अच्छी तरह परिचित हो चुका था। फिर भी वह खुद आगे बढ़कर उसे थाम लेना क्यों नहीं चाहता था? क्यों? कमरे में पहुंचते ही रजनी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। उधर राहुल काफी देर तक लॉन में खड़ा अपने सीने में उठते तूफान को शांत करने की कोशिश करता रहा। कभी कभी हालात वैसे नहीं होते रजनी जैसे सबके लिए होते हैं। वह खुद से बुदबुदाया, ये हालात ऐसे हैं जिनमें तुम्हारी राय, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मर्जी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तुम क्या चाहती हो? इसी बीच प्रीति कमरे में आई और बोली, बस यार, आज तो तुम मेरे साथ चल ही रही हो। हम बाहर लंच करेंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे, मैं तुम्हें पूरा जयपुर दिखाऊंगी। जब से आई हो इस कमरे में ही पड़ी रहती हो। मुझे कुछ नहीं पता, आज तुम मेरे साथ चलोगी। प्रीति की नाराजगी भरी बात पर रजनी हल्के से मुस्कुरा दी। ठीक है यार, जैसा तुम कहो। कहाँ जाने की बात हो रही है ब्यूटीफुल लेडीज? तभी राज कमरे में झांकते हुए शरारत से बोला, आ जाओ मेरी जान के दुश्मन, तुम कभी मुझे चैन मत लेने देना। प्रीति तपे हुए सिर में बोली। वो दोनों जुड़वा थे और हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। अरे भाई है तुम्हारे। प्रीति, राज हंसते हुए बोला, तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हारे दो भाई हैं, तुम्हारी मजबूत सहारे, तुम्हारे रक्षक। ये सुनते ही रजनी एकदम से उदास हो गई। अरे अरे रजनी दीदी, आप क्यों उदास हो गई? राज ने तुरंत कहा, मैं भी तो आपका भाई हूँ, आपका रक्षक। और फिर भाई होते ही इसलिए हैं, ख्याल रखने और प्रोटेक्ट करने के लिए। राज की शरारत भरी बात पर रजनी के गाल शर्म से दहक उठे। प्रीति और राज ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, कहकर रजनी उनकी नज़रों से बचती हुई बाथरूम में भाग गई। कुछ ही देर बाद तीनों तैयार होकर जयपुर के सबसे बड़े मॉल में घूम रहे थे। शॉपिंग करते हुए रजनी अचानक एक डमी पर टंगे सूट को देखकर खुशी से बोली, प्रीति ये देखो, ये सूट कितना प्यारा है। लेकिन जब प्रीति की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। ये दोनों कहाँ चले गए? तभी उसकी नज़र ऊपर के फ्लोर पर गई जहाँ प्रीति और राज आपस में बहस करते हुए लड़ रहे थे। रजनी हंस पड़ी और उनके पास जाने ही वाली थी कि अचानक उसे अपनी कलाई पर किसी की सख्त पकड़ महसूस हुई। किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया था। कैसी हो मेरी जान? एक डरावनी आवाज़ उसके कानों में टकराई। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आवाज़ सुनते ही रजनी का दम सूख गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, सामने विक्रांत खड़ा था। आंखों में दहशत और चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए उसे घूरता हुआ रजनी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनते ही प्रीति और राज भी चौंकते हुए उसी दिशा में दौड़ पड़े। छोड़ो मुझे! रजनी अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए चीख रही थी, लेकिन विक्रांत ने उसकी कलाई लोहे की तरह कसकर पकड़ रखी थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? विक्रांत की आवाज में वैश्यपन था। पता भी है कितना परेशान हुआ हूं मैं। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वह उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए आगे ले जाने लगा। रजनी रो रही थी, चीख रही थी, मदद के लिए आवाजें लगा रही थी, मगर वहां मौजूद लोग जैसे तमाशबीन बन चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ने की। उसकी बेबसी सब देख रहे थे मगर कोई कुछ नहीं कर रहा था। तभी राज दौड़ता हुआ आया और विक्रांत को जोर से धक्का देते हुए चिल्लाया, छोड़ो मेरी बहन को, वरना जान से मार दूंगा। राज के चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ दिख रही थी। उसे देखकर विक्रांत ठहाका मारकर हंस पड़ा। छोटे से बच्चे, वह दहशत भरी आंखों से घूरते हुए चिल्लाया, तू मुझे रोकेगा? जानता भी है मैं कौन हूँ?
तुझे तो चींटी की तरह मसल दूंगा। ये कहते हुए वह फिर रजनी को खींचने लगा। मैंने कहा मेरी बहन को छोड़। राज ने गुस्से में आकर उस पर मुक्का मारना चाहा, मगर विक्रांत ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और पूरी ताकत से मोड़ दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ राज वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके दर्द से तड़पते शरीर को देखकर प्रीति और रजनी दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ दो उसे, वो मासूम है। रजनी का एक हाथ अब भी विक्रांत की पकड़ में था। वह गिड़गिड़ाते हुए उससे रहम की भीख मांग रही थी और अपने नाजुक हाथों से उसे मारने की कोशिश कर रही थी, मगर उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक गार्ड वहां पहुंच गए और विक्रांत पर गन तान दी। लड़के लड़की को छोड़ दो वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। गार्ड्स की धमकी पर विक्रांत पल भर को रुका, फिर बोला, ये मेरी होने वाली बीवी है जो शादी छोड़कर भाग आई थी। अब मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। इस लड़के को क्या तकलीफ है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। इतना कहकर उसने राज को झटक कर छोड़ा और पीछे कमर से गन निकालकर रजनी के सर पर रख दी। ये मंजर देखकर लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। गार्ड्स भी एक पल के लिए घबरा गए। प्रीति और राज बेबसी से रजनी को उसकी गिरफ्त में जाता हुआ देखते रह गए और तभी पीछे से किसी ने विक्रांत की कमर पर जोरदार लात मारी। गन उसके हाथ से छूट गई। रजनी की कलाई भी उसकी पकड़ से आजाद हो गई और वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। सामने गुस्से से भरे राहुल को देखकर प्रीति और राज की आंखों में राहत चमक उठी। रजनी भी स्तंभ रह गई। एक बार फिर वह उसकी जिंदगी बचाने आ गया था। राहुल आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ विक्रांत के मुंह पर जड़ दिया। उसका होठ फट गया। मेरे भाई को धमकी देता है, राहुल दहाड़ा। इतनी हिम्मत है तो मुझे मसल कर दिखा। कमजोरों पर ताकत दिखाने वाला घटिया इंसान। वह जुनून में उस पर टूट पड़ा, मुक्कों की बरसात कर दी। अब तक मासूमों से पाला पड़ा था, आज राहुल सहगल से पड़ा है तू। तभी पुलिस आ गई और उसे रोक लिया, वरना वह विक्रांत की जान ही ले लेता। विक्रांत लहूलुहान हालात में जमीन पर पड़ा था। पुलिस उसे उठाकर ले गई। राहुल सीधे रजनी के पास आया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। रजनी खुद को रोक नहीं पाई। वह बेखुदी में उसके बाजू पर सिर रखकर रोने लगी। अगर आज भी राहुल समय पर नहीं आता तो शायद वह कभी बच नहीं पाती। प्रीति और राज भी पास आ गए। राहुल ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने होने का भरोसा दिलाया। प्लीज रोना बंद करो, सब ठीक है। वह उसके कान के पास झुककर बोला। रजनी समझ गई और खुद को संभालते हुए सीधी हुई। प्रीति ने उसे गले लगा लिया। फिर राहुल ने राज को अपने पास खींच लिया। तो ठीक है? राज बोला, जी भाई। अगर प्रीति आपको फोन ना करती तो वो शैतान दीदी को नुकसान पहुंचा देता। राहुल ने कहा, अब तुम लोग घर जाओ, किसी को कुछ मत बताना। मैं उसका शादी का भूत उतार कर आता हूँ। उसके बाद सब घर लौट आए। जैसे ही उसे अपने बेटे की हालत का पता चला, राजेंद्र मेहरा बिना वक्त गवाए भागा भागा जयपुर पहुंचा और सीधे राहुल के ऑफिस आ धमका। धमकियां देते हुए वह खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था। राहुल सहगल, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे को तुमने जानवरों की तरह पीटा है। वो अस्पताल में पड़ा है। ऊपर से मेरी होने वाली बहू को तुमने कैद करके रखा है। मैं तुम पर कानूनी कार्यवाही करूंगा और तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। राहुल ने बेहद ठंडे चेहरे से उसकी ओर देखा। कमाल है, वह धीमे मगर तीखे लहजे में बोला। गुनहगार उल्टा मुझे सजा देने की धमकी दे रहा है। वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। विक्रम साहब की जायदाद, उनका बिजनेस, उनका घर, सब पर तुमने जबरन कब्जा किया। उनकी बेटी के बालिग होने के बावजूद तुम खुद को उसका मालिक समझते रहे, उस पर जुल्म करते रहे, जबरदस्ती उसकी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इन सब की असली सच्चाई नहीं पता? राहुल की आवाज अब और सख्त हो गई। इस वक्त तुम्हें खुद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन तुम उल्टा मेरे ऑफिस में बैठकर मुझे अकड़ दिखा रहे हो। जानती हो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? राहुल की ये बात सुनकर राजेंद्र मेहरा अंदर तक खिल गया। उसका चेहरा उतर गया और आवाज पूरी तरह कांपने लगी। तो तुम होते कौन हो?
वो हकलाते हुए बोला, रजनी मेरी बेटी जैसी है। राजेंद्र की ये बात सुनकर राहुल जोर से हंस पड़ा। बेटी? वो आगे झुककर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, लेकिन मैं उसका होने वाला पति हूँ और अपनी बीवी के रास्ते से लोगों को कैसे हटाना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। ये सुनते ही राजेंद्र की आंखें फैल गई, उसके चेहरे से जैसे खून उतर गया। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई। राजेंद्र मेहरा, आपको गिरफ्तार किया जाता है, डीएसपी ने सख्त आवाज में कहा। रजनी माथुर ने आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अपने पिता के निधन के बाद आपने जबरन उनके घर और बिजनेस पर कब्जा किया, उन्हें घर में कैद रखा, प्रताड़ित किया और उनकी मर्जी के खिलाफ अपने बेटे से शादी करवाने की कोशिश की। डीएसपी खुद राजेंद्र को गिरफ्तार करने आए थे। ये सब झूठ है। राजेंद्र घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया, हमारे पास पूरे सबूत हैं, डीएसपी ने बेरुखी से कहा। शांति से चलिए वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये कहते हुए डीएसपी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे कुर्सी से खींचते हुए खड़ा किया। ले जाइए इसे, राहुल ने गुस्से में कहा। और हाँ, इसके पीछे पीछे इसका बेटा भी आ रहा है। जेल में दोनों का शानदार स्वागत कीजिएगा। डीएसपी ने राहुल से हाथ मिलाया और राजेंद्र मेहरा को अपने साथ ले गए। घर के सभी लोग लॉन में बैठे हुए मैच देख रहे थे और गर्मा गर्म पकोड़े व चाय का आनंद ले रहे थे। रजनी और प्रीति रसोई में थी। सतपाल जी मुस्कुराते हुए बोले, रजनी सच में बहुत प्यारी बच्ची थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह यहाँ बाहरी है। इतनी कम अवधि में ही वह सबके साथ घुल मिल गई थी, जैसे उसी घर की बेटी हो। राहुल के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। सुनीता जी बोली, बिल्कुल, इतनी छोटी उम्र में उसने बहुत तकलीफें झेली हैं। अब मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही हों। उन्होंने आगे कहा, वंदना जी आई थी, उसे अपने बेटे के लिए रजनी बहुत पसंद आई है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राहुल अचानक गुस्से में खड़ा हो गया। सब लोग चौंक गए। उनकी हिम्मत कैसे हुई रजनी को अपने बेटे के लिए पसंद करने की। राहुल तीखे स्वर में बोला, और आप लोग मेरी इजाजत के बिना उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। राहुल का ये बदला हुआ रूप सबको परेशान कर गया। दादाजी गंभीर स्वर में बोले, बेटा कब तक पराई बच्ची को घर में रख सकते हैं। एक दिन तो उसकी शादी करके विदा करना ही होगा। ये सुनते ही राहुल चुप हो गया। सुनीता जी नाराज होकर बोली, हाँ, आखिर उसका और हमारा कोई स्थायी रिश्ता तो नहीं है कि हम उसे हमेशा अपने घर में ही बिठाकर रखें। उसके भी अपने सपने होंगे। ये कहकर वह वहां से उठकर चली गई। राहुल अच्छी तरह समझता था कि उनकी बातें गलत नहीं थी। आखिर रजनी की भी अपनी जिंदगी थी, अपने सपने थे, लेकिन उसका दिल ये सब मानने को तैयार नहीं था। वह चुपचाप अंदर चला गया और लॉन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात गहराती चली गई। राहुल अकेला लॉन में बैठा अपने ही दिल में से जंग लड़ रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के आने का एहसास हुआ। पलटकर देखा तो रजनी उसकी ओर चली आ रही थी। राहुल अनजाने में मुस्कुरा दिया। राहुल, आप सोए नहीं? उसने चिंतित स्वर में पूछा। इतनी रात हो गई है, अकेले क्यों बैठे हैं? तुम भी तो जाग रही हो, राहुल ने पलटकर कहा। रजनी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, राहुल, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की है। आप ना होते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। आपकी वजह से मुझे इतने प्यारे रिश्ते मिले, इतना प्यार मिला, लेकिन अब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह इतना ही कह पाई कि राहुल तेजी से उसके बेहद करीब आ गया। इतना करीब कि रजनी की सांसें थम सी गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गई। और अगर मैं कहूँ कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर रजनी स्तंभ रह गई। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए, शरीर हल्का सा कांपने लगा। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन तुम्हें हर दिन अपने पसंदीदा रंगों में देखने की चाह है। अपने दिल से लड़ते लड़ते अब मैं थक चुका हूँ। उसने अपना माथा उसके माथे पर टिका दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही रजनी की आंखें भर आई। कुछ पल वह हैरानी से राहुल को देखती रही और फिर फूट फूट कर रोते हुए उसके सीने से लग गई। राहुल को अपने सारे जवाब मिल गए। उसने मोहब्बत से रजनी को अपने बाजुओं में समेट लिया। उसके दिल का सारा बोझ उतर गया। दिल खुशियों से भर गया। 2 महीने बाद वह शादी के जोड़े में दुल्हन बनी।
सिर से पांव तक वह राहुल के नाम से सजी हुई थी। कुछ घंटे पहले ही वह उसकी पत्नी बनी थी कि अब उसके सामने उसी के कमरे में उसी के बिस्तर पर बैठी हुई थी। राहुल की नजरें उसकी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों पर जाकर ठहर गई और फिर वहां से फिसलती हुई उसके कांपते हुए नरम होठों पर आ टिकी। डर की वजह से उसके होठ किसी मासूम सी छोटी बच्ची की तरह थरथरा रहे थे। वह बेहद हसीन थी, या शायद राहुल ने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन लड़की कभी देखी ही नहीं थी, और यकीनन अपनी माँ और बहन के बाद वह तीसरी औरत थी जिसे राहुल ने पूरी नजर भर पूरे सम्मान के साथ देखा था। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसकी नजरें जैसे एक ही जगह जम गई। वह बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें, उसका दिल, उसका वजूद और आसपास की हर चीज मानो एक साथ खामोश हो गई हूँ। रजनी ने पलकें उठाकर सामने देखा तो उसकी सांसें भी जैसे सीने में अटक गई। ये सब बस कुछ पलों का ही खेल था, सिर्फ कुछ पलों का, और आज वह उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसने सामने खड़े इंसान की आंखों में झांका, जहां दो नजरें मिली और दो रंग एक हो गए। अगले ही पल राहुल अपने होश में लौट आया। वह इतना बेख्तियार कैसे हो सकता था? उसने दिल ही दिल में खुद को डांटा। रजनी के मामले में शायद वह हमेशा ऐसा ही रहा था। शायद इसी वजह से वह खुद पर अपना बस खो बैठा था। हल्की सी मुस्कान के साथ जब वह उसके करीब आया तो रजनी की धड़कनें शोर मचाने लगी। उसकी शिद्दत भरी नजरों से बचने के लिए वह उसके सीने में मुंह छुपा गई, तो राहुल खुलकर मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने में समेट लिया। जिंदगी का एक नया सवेरा उनका इंतजार कर रहा था और वे एक दूसरे के वजूद में घुलते हुए एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।